पिछले क्लास में हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में डिस्कस किए थे, ठीक है। तो बनाने का तरीका तो आपको बता दिए थे, लेकिन चूंकि आप पर हमको उतना भरोसा नहीं है कि आप उस ढंग से तुरंत बना ही लीजिए, इसलिए क्या है कि फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा, ठीक है। फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, वो एक नॉर्मल तरीका था जी कि रेसिस्टेंस वाला लिख लेते थे फिर खोल देते थे उसको। बोलो जी। अब क्या है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रहेगा, सीरीज में रहेगा तो एरिया सबका क्या रहेगा, सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? एरिया सेम रहेगा। तो इसी ढंग से मतलब अपना जो भी होगा, ठीक है। तो इसका एरिया तो सबका सेम ही होगा। इसका लेंथ L1 है, कंडक्टिविटी मान लेते हैं कि K1। इसका लेंथ L2 है, कंडक्टिविटी मान लेते हैं K2। ये L3 है, कंडक्टिविटी K3, ठीक है। तो इसी ढंग से जितना भी रहेगा, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना रहेगा तो डायरेक्ट फार्मूला याद आप रख सकते हैं कि यहाँ पर हो जाता है L टोटल बाई L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2 प्लस ऐसे ही कर सकते हैं। समझ आ रहा है? तो ये याद रखिएगा। और अगर जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला याद रहेगा तो। और क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहेगा बताइए तो? हाँ, लेंथ है जो कि सबका सेम रहेगा, एरिया है जो कि बदल सकता है, ठीक है। तो इसका A1 कंडक्टिविटी K1, इसका A2 कंडक्टिविटी K2। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो उसका होगा K इक्विवेलेंट जो होगा वो बराबर होगा K1 A1 प्लस K2 A2, ऐसे ही करके बाई A1 प्लस A2, अब ऐसे ही करके। तो आप क्या करिएगा कि फॉर्मूला को याद रखिएगा ताकि आप बना करके निकल जाइए। उस ढंग से यूज नहीं करिएगा, डायरेक्ट इसी को कर लीजिएगा तो हो जाएगा। उसका भी यूज होगा। एक केस में ऐसा भी किया जा सकता है ना कि दोनों फॉर्मूला काम नहीं करेगा, लेकिन आपके केस में वैसा नहीं होगा। तो आप इसको डायरेक्ट रख जाइएगा कि सीरीज में रहेगा तो ये वाला लगेगा, पैरेलल में रहेगा तो ये वाला लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये कॉपी लीजिए। पिछले बार जो क्वेश्चन करवाए थे ना, वही वाला एक दो को करवा देते जानबूझ करके ताकि आपको डाटा मैच करता हुआ दिखे। पिछले बार करवाए थे ना डेरिवेशन से, मैंने K का वैल्यू कर करके। तो इसमें दिया हुआ है रड है ऐसा, ठीक है। और इसका दिया हुआ है L का वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर और K का वैल्यू दिया हुआ है 2। उसी ढंग से L का वैल्यू इसका दिया हुआ है 4 मीटर और K का वैल्यू दिया हुआ है 2। अब इसका दिया हुआ है L का वैल्यू 2 मीटर और K का वैल्यू दिया हुआ है 4। तो हम लोग कैलकुलेट किए थे, तो उसको हम लोग जो है ना फॉर्मूला से कर रहे हैं, ठीक है। और पैरेलल वाला है, पैरेलल वाला में क्या था, डाटा बस खाली उठा ले रहे हैं जो पहले दिए थे वही वाला, ताकि आपको ये लग जाए कि नहीं सही पढ़ाया है आंसर नहीं। तो इसका जो है वो दिए हुए हैं K का वैल्यू 4, A का वैल्यू 2। K का वैल्यू 4 दिए हुए हैं और एरिया का वैल्यू 2, सब यूनिट होगा कुछ ना कुछ। और इसका दिया हुआ है K का वैल्यू 2 और A का वैल्यू 6, ठीक है।
अब आपको क्या है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना है। एक तो आर इक्विवेलेंट निकाल करके आर इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला लगा करके तो के एल ए में खोल दिए थे, बोलो जी। और अब क्या है कि फॉर्मूला से बना लीजिए, तो सीरीज वाला में के इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, के इक्विवेलेंट तो ये बोलता है क्या कि एल टोटल होगा, एल टोटल कितना हुआ 8 हुआ, अरे बोलो यार एल टोटल। और उसके बाद क्या होगा एल बाई के, एल बाई के यहाँ 1 हो गया, यहाँ पर एल बाई के 2 हो गया, यहाँ पर एल बाई के हाफ हो गया, ये हो गया 8, ये हो गया 3, ये हो गया 6, तो 7/2, तो ये आ गया 16/7। तो करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर आ गया। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? मान लो कभी बोल दिया आपको कि लेंथ है जो कि सबका बराबर है, तो इसी में लेंथ का सबका बराबर कर दोगे तो चल आएगा। तो बराबर लेंथ वाला हम क्यों नहीं रटवा रहे हैं कि वो नया फॉर्मूला काहे याद करोगे, डायरेक्ट तुम लेंथ वाला में, हाँ लेंथ वाला के टर्म में ही याद करो कि अगर लेंथ बराबर भी देगा तो इसी में मार के कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। और इसमें अगर के इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या होगा, ये पैरेलल में ना है जी, तो क्या हो जाएगा बताओ तो, k1 a1 प्लस k2 a2 बाई a1 प्लस a2, यही ना हुआ जी, तो 20/8 हो गया, तो 5/2 आ गया। यही आया था कि नहीं आया था, अरे बोलो जी। तो कोई दिक्कत नहीं, बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं, बोलो ना। अब इसी को दूसरे अंदाज में बोलता है, बोलो ना। चलिए अब आगे देखते हैं, तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि फॉर्मूला से ही बनाएंगे, उस ढंग से नहीं बनाएंगे, एक खाली बता दिया जाता है। अच्छा ये बताया था ना आपको कि अगर टेम्परेचर दे देगा तो पूछा है कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है, पहले रेसिस्टेंस निकाल करके समेट लेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालोगे तब नहीं, इसका रेसिस्टेंस अलग इसका रेसिस्टेंस अलग है, पैरेलल है तो समेट लेंगे, एक बना करके लगा देंगे डेल्टा टी बाई आर, बोलो यार। यस सर, ठीक है। अब जो है पढ़ना है आपको थिकनेस ऑफ आइस फॉर्मेशन, ठीक है। तो होता क्या है जी कि ये तो सरफेस होगा और इसमें क्या है कि पानी है, ठीक है। और बाहर का टेम्परेचर जो है ना वो मान लेते हैं कि -θ°C, बाहर का टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना है -θ°C है, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से कम है, तो क्या होगा कि बर्फ जमना स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, बर्फ जमना स्टार्ट होगा। तो होता क्या है ना कि शुरू में क्या होता है कि इससे ये वाला एकदम कांटेक्ट में रहे, बोलो यार। तो क्या होता है कि बर्फ जो है यहाँ पर जमता है तो वो तेजी में जमता है, फिर कुछ देर के बाद क्या होगा कि मान लो कि इतना बर्फ जम चुका है, इतना थिकनेस का आइस है जो कि फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। तो अब इसके बाद इसके नीचे जमना रहेगा, तब तो क्या होगा कि ठंडापन को इतना लेयर को क्रॉस कर करके यहाँ पर आना पड़ेगा, या ऐसे कहो कि माने जो हीट निकलेगा इससे तब ना ये जमेगा, तो इससे जो हीट निकलेगा उसको इतना तो क्रॉस करके करने जाना पड़ेगा। तो ये समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे थिकनेस जमेगा वैसे वैसे नीचे वाले का जमना मुश्किल होगा। क्यों होगा नीचे वाले का जमना मुश्किल, बोलिए? क्योंकि हीट निकलने में उसको इसको क्रॉस ना करना पड़ेगा जी, तो इसका कंडक्टिविटी अगर ज्यादा रहेगा तो ये समझ में आया कि जल्दी निकल जाएगा, और अगर इसका कंडक्टिविटी कम रहेगा तो यहाँ से जो हीट निकलेगा तो उसको निकलने में दिक्कत होगा, बोलो यार। तो होता यही है कि शुरुआत में क्या होता है तेजी से जमता है, लेकिन धीरे 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 थिकनेस बढ़ने में क्या होता है मुश्किल होता है। जैसे कि पहला
2 सेंटीमीटर अगर जमना है और उसके बाद 2 सेंटीमीटर के बाद जो 2 सेंटीमीटर जमना है, समझ में आया कि बाद में 2 सेंटीमीटर जमने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो कि हीट को निकलने में दिक्कत ना होगा। कोई दिक्कत लग रहा है बोलो यार। तो यहां पर से देखो 2 फॉर्मूला दिया जा सकता है। एक दिया जा सकता है कि 0 से टी थिकनेस जमने में कितना टाइम लगेगा। तो हम ऐसा करते हैं ना कि 0 से टी थिकनेस जमने के बारे में नहीं बताते, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं आपको, T1 थिकनेस से T2 थिकनेस होने में कितना टाइम लगेगा। तो अगर 0 से बोलेगा तो T1 का वैल्यू 0 कर देंगे। नहीं समझ में आया क्या बोले? तो डायरेक्ट हम ये कह रहे हैं कि T1 थिकनेस है, पर मान लेंगे कि T1 थिकनेस का आइस जमा हुआ है, तो T1 थिकनेस टू T2 थिकनेस, या T को टाइम से अगर इंडिकेट करिएगा तो थिकनेस को किससे इंडिकेट करेगा बोलिए? ऐसा कर देते हैं, सुनिए। T तो यहाँ टाइम भी नहीं इंडिकेट करेगा, यहाँ ऐसा कर देते हैं कि y1 थिकनेस टू y2 थिकनेस, इतना होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो T का जो वैल्यू होगा वो रो L बाई 2k थीटा बाई 2 स्क्वायर माइनस बाई 1 स्क्वायर। ये अभी तक आप लोगों में पूछा है नहीं जी, लेकिन एकदम समझिए कि इंतजार ही वो कर रहा होगा पूछने का। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ये क्या है? पहले बाई 1 थिकनेस होगा, उसके बाद बाई 2 थिकनेस होगा, तो बाई 1 से बाई 2 थिकनेस होने में इतना टाइम लगेगा। आपको डायरेक्ट बोलेगा कि 2 सेंटीमीटर थिकनेस है जो कि आइस का हो जाएगा, तो कितना टाइम लगेगा 2 सेंटीमीटर होने में। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 0 था, बाद में 2 सेंटीमीटर हो गया। नहीं बात समझ में आया? समझ में आया क्या बोले? हम ये बोलना चाह रहे हैं ना कि आपको डायरेक्ट बोलेगा क्या कि 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 1 मीटर, कुछ भी बोलेगा, उतना थिकनेस जमने में कितना टाइम लगेगा। तो समझ लेना क्या कि पहला वाला थिकनेस 0 है, मैंने वो 0 से बात कर रहा होता था। लेकिन अगर जो कभी दे दिया कि 2 सेंटीमीटर थिकनेस जमा हुआ, अगला 3 सेंटीमीटर, समझ आ रहा है कि नहीं? जमने में कितना टाइम लगेगा। तो समझ में आया कि पहला हो जाएगा कौन? 2, और बाई 2 कितना हो जाएगा? 5। नहीं बात समझ में आ रहा है? कर लो लटकले बैठा था जले बैठा। तो इसका कोई ऐसे भी याद रखता है कि T प्रोपोर्शनल है किसके? बाई 2 स्क्वायर माइनस बाई 1 स्क्वायर। इसको कोई फिजिकली भी फील कर सकता है, समझिए कैसे? अगर यहां पर टेम्परेचर ज्यादा निगेटिव है तो ये समझ में आ रहा है कि इसमें जो आइस फॉर्मेशन होगा वो थोड़ा फास्ट होगा। अरे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज्यादा निगेटिव है, मैंने ज्यादा कम ना हो गया, तो ये तो समझ में आ रहा होगा कि जितना ज्यादा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर निगेटिव होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? आइस तेजी से जमेगा। तो -θ डिग्री सेल्सियस लिखा गया है, आपको देगा -10 डिग्री सेल्सियस, तो फॉर्मूला में 10 पुट करिएगा। इसमें ना आया? एक बात और बता रहे हैं जी, बहुत कम ऐसा फॉर्मूला है जिसमें टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में ही पुट कर दिया था, बाकी केल्विन में पुट होता है। तो ये फॉर्मूला ऐसा है जिसमें क्या है? डिग्री सेल्सियस में ही फॉर्मूला है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका ये एक मेन फीचर है, ध्यान रखिएगा। तो ये देगा कि -10 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पर थीटा के जगह पर -10 पुट करिएगा, 10 पुट करिएगा। बोलो यार। तो ये ध्यान आप रखिएगा। तो ये समझ में आ रहा होगा कि जितना ज्यादा यहाँ पर टेम्परेचर निगेटिव होगा, तो ये समझ में आ रहा है ना कि मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा तो टाइम उतना ही कम लगेगा। ये फीलिंग दे रहा होगा। कंडक्टिविटी इसका ज्यादा है, तो ज्यादा कंडक्टिविटी का क्या मतलब हुआ कि हीट तुरंत निकल जाएगा, तो यहाँ से जमने वाला जो रफ्तार होगा वो तेज ना हो जाएगा। ये बता भी रहा है कि जिसका कंडक्टिविटी ज्यादा होगा उसमें जमने में टाइम कम लगेगा, फास्ट होगा। ऐसे इसे फीलिंग गया चूल्हा में। ठीक है, आपको सीधे क्या है कि ये याद रखना है, और जनरली वो थिकनेस का ही देता है, एक थिकनेस से दूसरा थिकनेस या
शुरुआत में ही बोल दिया कि इतना थिकनेस जमाना है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, इससे सवाल कर सकते हैं, बाकी बोलने से कुछ होगा नहीं। फॉर्मेशन ऑफ आइस ऑफ थिकनेस 2 सेंटीमीटर, इसमें जो टाइम लगा है ये कुछ लगा, मान लो कि 10 आवर लगा। ये क्या बता रहा है बताओ तो? 0 से 2 सेंटीमीटर होने में समझ आ रहा है कि नहीं? तो आपको टाइम कैलकुलेट करना है फॉर 5 सेंटीमीटर थिकनेस। इसके लिए आपको टाइम कैलकुलेट करना है। दूसरा फॉर नेक्स्ट 5 सेंटीमीटर थिकनेस। गलती नहीं हो इसीलिए ऐसा एग्जाम्पल हम करवा दे रहे हैं, इसमें टाइम बताना है क्या हो। ठीक है, इसको लिख लेते हैं ठीक है। तो कैसे डील होगा बोलिए? आपको क्या बोल रहा है जी कि 2 सेंटीमीटर 10 आवर में हुआ है, तो कह रहा कि 5 सेंटीमीटर जमने में था। 5 सेंटीमीटर मतलब एक तरह शुरुआत से ही बोला, तो कैसे यूज करिएगा? तो यहाँ पर टाइम जो यूज किए वो 10 आवर हुआ ना जी। ये समझ में आ रहा है ना कि प्रोपोर्शनल वाला है, जब रेशियो लीजिएगा प्रोपोर्शनलिटी गायब हो जाएगा। तो टाइम वाला का हो गया 10 आवर, जिसका हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं उसको यहाँ पर लिखते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा। तो जिसके लिए टाइम लिखे हैं उसी वाला का यहाँ पर लिखिएगा। तो इसमें क्या होगा बताइए तो 2 सेंटीमीटर समझना जी। यूनिट तो ऐसे भी बाद में गायब हो जा रहा है, तो ये समझ में आ रहा होगा कि 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ये समझ में आया? ये 2 सेंटीमीटर थिकनेस बोला, इसका क्या मतलब है? 0 से 2 सेंटीमीटर, तो बाई 2 हो गया 2 और बाई 1 हो गया 0। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? और बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर थिकनेस हमने, इसका मतलब फिर 0 से 5 ही पूछा, तो कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। कोई दिक्कत लग रहा है? तो यहाँ से कितना हो जाएगा T1 का वैल्यू? तो देख लीजिएगा, ये 25 हुआ ना जी, ये 250 बाई 4 हो गया, तो कितना हो गया? 125 बाई 2। ये सब में आ रहा है ना कि यूनिट का हटा दिया, क्योंकि सब यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ओवरऑल कट गया जाता है। तो ये सब में आ रहा होगा आपको, ठीक है। ये पहला वाला का था। और दूसरा वाला का देखो, ये सब हम क्यों नहीं डिराइव कर रहे हैं फॉर्मूला, क्योंकि उसका जरूरत ही नहीं है आपको। समझ आ रहा है कि नहीं? उसको एडवांस वाला में किया जाता है, आपको लेवल 1 में पढ़ाया जा रहा है। तो है क्या कि एकदम क्वेश्चन आए बना करके निकल जाइए। अभी तक आया नहीं लेकिन हम आएगा। फिर बोल रहा है क्या कि 5 सेंटीमीटर थिकनेस, उसमें क्या लगा दिया? नेक्स्ट 5 सेंटीमीटर, माने अब ये पूछ रहा है कहां से कहां तक? 2 से 5 तक। बात समझ में आ रहा है? हाँ मैंने ये बोल रहा है नेक्स्ट 5 सेंटीमीटर, तो 2 जमा हुआ और नेक्स्ट 5, इसका मतलब फाइनली 7 ना होगा। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो यहाँ भी क्या करेंगे, इसी से यूज करेंगे 10 आवर डिवाइडेड बाई, जो हमको निकालना है बोलो यार, ये बराबर होगा किसके? तो इसके वाला के लिए क्या यूज करेंगे? 2 सेंटीमीटर बनाना जी, तो 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। ये वाला समझ में आ रहा है ना कि बाद में 7 हो जाएगा। ये बाई 2 बाई 1 है जो 0 से कैलकुलेट किया गया है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। ऐसा 2 का स्क्वायर यहीं से कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो T2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? और कर लीजिएगा, ये हो गया 49, ये हो गया कितना? 45। तो 450 बाई 4, तो 225 बाई 4, ठीक है। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर जमने में इतना टाइम लगा
और 2 सेंटीमीटर के बाद 5 सेंटीमीटर जमने में इतना टाइम लगा, तो ये भी 5 सेंटीमीटर जमने का ही है टाइम, ये भी है 5 सेंटीमीटर ही जमने का, लेकिन ये शुरुआत में था, ये वाला क्या हुआ कि जमने के बाद जमने का हुआ। तो जैसे जैसे क्या है कि जमेगा, वैसे वैसे क्या है कि जमने में ज्यादा टाइम लगेगा, ये नहीं पता चल रहा है आपको। और नहीं भी दिमाग काम कर, सीधे फॉर्मूला याद रख लेना। अभी पूछा है नहीं, आप सीधे फॉर्मूला याद रखिएगा, पुट करके बना दीजिएगा। बोलो जी। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, हम बोलते हैं चलिए, तुम लोग खड़ा नहीं हो जाते हो गया, आप क्या करवाएं इसमें? अरे बहुत हल्का चैप्टर है, अब इसके बाद खाली थ्योरी है, तुम बैठ के सुनते रहोगे, हम बकते रहेंगे बकते रहेंगे बकते रहेंगे, ऐसा ही काम चलेगा। अभी बस इतना कर देख लो। चलो कुछ कुछ एग्जाम्पल और कर लेते हैं। मान लो कि एक ऐसा दिया है, ऐसा इसका जो है k का वैल्यू 4 है और l का वैल्यू 2 है और एरिया जो है वो मान लो कि 16 है और इसका जो है k का वैल्यू चलो 4 ही ले लेते हैं, l का वैल्यू 4 हो गया और a का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ दिया हुआ है 200 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर दिया हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि इस जगह का टेम्परेचर कितना है। दूसरा ये बताना है कि 20 सेकेंड में कितना हीट फ्लो हो। और भी कुछ पूछ सकता था, हीट करंट कितना हो, ऐसे ही कुछ पूछेगा। तो कैसे डील करिएगा बताइए, कुछ है नहीं, पिछला बार ही करवा चुके हैं, बस खाली मन बहलाव के लिए दे रहे हैं क्योंकि जगह बाकी है। इसलिए बोलो, पहले हम लोग क्या करेंगे, रेसिस्टेंस निकालेंगे, बताए थे ना जी कि सबसे पहला काम है रेसिस्टेंस निकालना। तो R1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, L बाई के, ये हो गया 1/32, बोलो यार। और R2, इसको R2 बोल रहे हैं, कितना हो गया, L बाई के, ये हो गया 1। तो R इक्विवेलेंट, इसमें भी इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी निकाल दोगे। आपको जब भी कहेगा इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी निकालना, तब ये उधर दिमाग जाना चाहिए, अदरवाइज क्या सबसे पहला काम हो रेसिस्टेंस निकालना रड का, ये सबसे पहला काम। तो कितना हो जाएगा 1/32 प्लस 1, यही ना होगा जी, ये हो गया 33/32। तो आपको टेम्परेचर का राय निकालने के लिए, तो इसके लिए हम लोग किए थे। तो टेम्परेचर का राय निकालने के लिए यहाँ पर तो क्या करिएगा, नोट लगा दीजिएगा। दिक्कत लग रहा है क्या, एकदम करना है सर। यहाँ पर टेम्परेचर निकालना है तो क्या करोगे बताओ, तो यहाँ नोट लगा दोगे, कितना हो जाएगा T माइनस 200 बाई इसका रेसिस्टेंस 1/32 प्लस T माइनस 50 बाई 1 इक्वल टू 0। यहीं से डील कर लीजिएगा यार, ठीक है। तो यहाँ से T का वैल्यू कितना आ जाएगा, कोई 32 जाएगा ना, तो ये वाला यहाँ पर आएगा तो हो जाएगा कितना 6450 और ये वाला हो जाएगा 32 और ये 33 हो जाएगा, ये वाला हो गया। अब इसको काटते उठते जो भी रहिएगा, 3 से 11 बार में हो जाएगा, 3 से इतना हो जाएगा, समझ आ रहा है कि नहीं, जो भी होगा अपना कर लीजिएगा। और आपको पूछ रहा है क्यू के बारे में, याद है क्यू बोले डेल्टा क्यू बोले, बात एक है, क्यू डेल्टा क्यू रखे ना। तो हीट करंट वाला में क्या होगा, डेल्टा क्यू या क्यू जो बोलो बाई डेल्टा टी, 20 पुट कर देंगे
ये बराबर होगा किसके? टेम्परेचर डिफरेंस के। बोलो यार, आई का वैल्यू कितना होगा? ये जितना टेम्परेचर डिफरेंस है बाई टोटल रेजिस्टेंस, यही ना होगा जी, डेल्टा वी बाई आर। तो यहाँ पर क्या होगा? डेल्टा वी बोलो डेल्टा टी बोलो, बात समझ रहे हो? तो कितना हो गया? 150 अब बाई आर, तो आर हो गया 33/32। समझ आ रहा है कि नहीं? तो अगर हीट करंट बोलता तो dq/dt ही ना निकालते जी, तो ये वाला हो जाता है हीट करंट। समझ में आ रहा होगा? तो जो भी होगा इसको आप देख लीजिएगा। तो 150 × 32/33, ठीक है? इसको काट उठ करके देख लीजिएगा। और अगर जो हीट करंट पूछेगा आपसे तो आई का वैल्यू कितना होगा? यही वाला। अच्छा × 20 भी इसमें होता, मतलब ये वाला हो गया इतना। अब यहाँ से क्या है कि अगर डेल्टा क्यू निकालना रहेगा तो इसको उधर करिएगा। तो 150 × 32 × 20/33, तो डेल्टा क्यू निकल गया इसका। हीट करंट निकालने के तो dq/dt यही ना है जी, ऐसा सोचे ना, dq/dt तो बराबर होगा किसके? डेल्टा t/r के। तो डेल्टा t/r में यही आएगा। अरे ये इसे ही बताया, जगह खाली था इसलिए ये सब करवा चुके हैं पिछले ही क्लास में। तो समझ में आ रहा होगा? तो फिर इतना जगह काहे बचे लेता है? तो किस पे थोड़ा सा कुछ लिखना था। ऐसे ही है, बस सुन लिए हो गया, लेकिन ये हो नहीं जाएगा। फिर एक चीज और पढ़ाएंगे ना, तब फिर दोनों में डिफरेंस बताएंगे। एक्चुअली यहाँ पढ़ाएंगे तो बोलेंगे कि हाँ ये तो है ही है, फिर एक चीज और पढ़ाएंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, करे वहां कुछ बोला गया यहाँ कुछ बोला गया, तब फिर दोनों को मिला के बताएंगे। बस आप थोड़ा सा खाली सुन लीजिएगा। कोई भी बॉडी है और इस पर क्या होगा कि हीट एनर्जी आएगा, ठीक है? हीट एनर्जी आएगा तो क्या क्या होगा? तो कुछ तो क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा, बोलो यार। और कुछ क्या होगा? हाँ, कुछ एब्जॉर्ब होगा, होगा ना? और कुछ क्या होगा? ट्रांसमिट होगा। कुछ यही रह गया, एब्जॉर्ब हो गया। धन के 3 गति, दान, भोग या नाश। नहीं सुने हैं? है ही नहीं साला, क्या दान भोग को हमारा बर्बाद कर दिया। अरे कुछ नहीं यार, जो भी हीट आएगा चाहे किसी फॉर्मेट में आए किसी बॉडी पर, तो तीन चीज ना होगा जी, या तो रिफ्लेक्ट होगा, या तो क्या होगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, या फिर क्या होगा? ट्रांसमिट होगा। तो आप जान रहे होंगे कि QR + QA + QT ये बराबर होगा Q टोटल के। तो Q टोटल से डिवाइड कर दीजिए, इधर भी उधर भी, यहाँ पर आ जाएगा कि नहीं? QR/Q टोटल। अरे नौटंकी है, देखो ना, /Q टोटल + QT/Q टोटल। इसका वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। अरे बोलो जी। तो यही बताता है कि हीट का 3 चीज हो सकता है। ये वाला क्या हुआ? रिफ्लेक्शन वाला फ्रैक्शन। ये वाला हुआ एब्जॉर्प्शन वाला फ्रैक्शन, ये वाला हुआ ट्रांसमिशन वाला फ्रैक्शन। ये बस इतना ही बोल रहा है ना कि अरे ये क्या बोल रहा है? तुम भी ये बात बोलते हो, देखिए क्या, ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा तो कम एब्जॉर्ब होगा, कम ट्रांसमिट होगा। ज्यादा एब्जॉर्ब होगा तो कम रिफ्लेक्ट होगा, कम ट्रांसमिट होगा। तो यही बोल रहा है कि ये तीनों का समेशन कांस्टेंट है। तो एक ज्यादा रहेगा तो बाकी को कम होना पड़ेगा ना जी। ऐसा है, नौटंकी है। बस ओवरऑल लैंग्वेज में आप ये बोल सकते हैं कि जो बॉडी ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा हीट एनर्जी को, वो कम एब्जॉर्ब करेगा या कम ट्रांसमिट करेगा। बोलो यार। अब इसमें क्या क्या बोला जाता है ये समझिएगा। अगर जो ये दोनों 0 हो गया, ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि QA एंड QT क्या हो गया? 0 हो गया। रियल लाइफ में नहीं बोल सकता तो प्लीज तो बोल लेता भाई। तो QR का वैल्यू कितना हो जाएगा? Q टोटल का बराबर। तो इसको कहा जाता है परफेक्ट रिफ्लेक्टर। अरे बोलो यार, ये बोलने का नहीं, तुम जानिए रहे हो, खाली ऐसे ही एक बार बोलते रहे ताकि हमको बार बार QT बोलने का मौका मिले। ये हो गया क्या? परफेक्ट रिफ्लेक्टर।
और अगर जो क्यू आर और क्यू टी क्या हो गया, जीरो हो गया। देखो टी को हम पकड़े हुए, तो क्यू ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू टोटल। तो इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी। अब ये नहीं कि संतोष कुमार लिख देना ढलवा जाएगा, काले तो क्या वो दिलवाले हैं। अरे ऐसे ही है, केवल नाम बताने के लिए हाँ, ये केवल नाम बताने के लिए लिखा गया है। जो भी 100% एब्जॉर्ब कर लेगा वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी या ब्लैक बॉडी कहलाता। बोलो यार, मेरे तरफ मत देखना, इसमें हमारे तरफ देखना। जो अरे इसका पढ़ाई में यूज आगे बता रहे। और जो 100% रिफ्लेक्ट कर देगा उसको परफेक्ट रिफ्लेक्टर बोलेंगे। 100% ट्रांसमिट करेगा तो परफेक्ट ट्रांसमीटर बोलेंगे। अरे कुछ नहीं है, बस वो बराबर यही है कि जो जितना ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा उतना ही कम ये दोनों करेगा, जो जितना ज्यादा ये करेगा ये दोनों कम करेगा। अरे तुम समझ गए, इसको क्या पता, लेकिन चूंकि पढ़ाना है तुमको बताना था, तो समझ में आया। एक्चुअली में इतना जगह बाकी था तो ये वाला दे दिए जो पिछला क्लास में करवाए थे। समझ में आ रहा है, एक एग्जांपल दे दिए कि चलो रिवीजन हो जाएगा। हम जान रहे थे कि ये टॉपिक में कुछ है नहीं, इतना में भी पढ़ाते तो कोई मतलब नहीं, इसलिए थोड़ा सा नहीं लिख दिया गया। अब इसके बाद आगे कुछ पढ़ेंगे, कोई दिक्कत लग रहा है इसमें, समझ में आया ना। ये फॉर्मूला क्या है जी, बाय 1 थिकनेस से बाय 2 थिकनेस तक जाने। लेकिन अगर 2 थिकनेस का नहीं चर्चा करेगा, सीधे कहेगा इतना थिकनेस, इसका मतलब 0 से उतना थिकनेस का बात किया है। तो समझ में आ रहा होगा आपको, प्रोपोर्शनलिटी वाला ही यूज होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, जनरली बोलो जी। हाँ, रो एल के थीटा ये सब का अगर डाटा देता तब वो पूछ सकता था टी का वैल्यू कितना होगा। अच्छा ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर किसका क्या मीनिंग है। के कंडक्टिविटी हो गया, थीटा क्या हो गया, तो वहां पर -50 रहेगा, जिसका मतलब यहाँ पर 50 लिखना है। रो तो डेंसिटी ऑफ किसका, वाटर। अरे बोलो यार, रो डेंसिटी ऑफ क्या हो गया, वाटर। ये ध्यान रखिएगा, रो जो है वो डेंसिटी ऑफ वाटर है, और एल क्या है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बोलो या फ्यूजन क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड जानो क्या बोलते हैं, बोलो यार, सॉलिडिफिकेशन। बोलो क्या दिक्कत है, सॉलिडिफिकेशन और फ्यूजन दोनों में एल का वैल्यू सेम होगा। बताए थे ना, डेल्टा एच उतना ही रहता है। और सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो उतना हीट तुमको देना पड़ेगा, और लिक्विड से सॉलिड में जाएगा तो उतना हीट निकलेगा। और समझ रहे होगा तुम, तो याद रखिएगा कि डाटा ये सब है। एल का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ तो, नॉर्मल केस में आऊ आऊ करते रहो तुम लोग, कुछ बोलते रहो, कुछ नहीं बोलते रहो। ये समझ में आ रहा है, 80 कैलोरी पर ग्राम होगा। तो अगर पूछ ही दिया कि 5 सेंटीमीटर जमने में कितना टाइम लगेगा, तो 0 से 5 पूछा तो यहाँ 0 पुट कर दोगे, यहाँ 5 पुट करोगे। बोलो यार, असाइनमेंट में सब पुट करना या यूनिट देख करके पुट करना, तो यहाँ से टाइम निकल ना जाएगा। तो अभी तक नहीं पूछा है, तो हमको जैसा लग रहा है कि वो ये नहीं पूछेगा कि इतना थिकनेस में कितना टाइम लगा, वो ये पूछेगा कि इतना में इतना लगा तो इतना में कितना लगेगा। तो क्या होगा कि प्रोपोर्शनल वाला से ही बन जाएगा। आई होप बात पहुंच गया होगा आप तक, ठीक है। बताइए, कुछ थ्योरेटिकल चीज है, ठीक है, उसको एक बार आंख से गुजार देते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्ट टिक मार करके आगे बढ़ जाइएगा, मतलब कोई दिमाग नहीं लगाना है, खाली ध्यान रखना है। और कुछ चीज से आईआईटी एडवांस वगैरह में न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, आप में बहुत कम चांस है न्यूमेरिकल पूछने का, क्यों थ्योरेटिकली ध्यान रखना है। आपको एक पढ़ना है प्रोवोस्ट थ्योरी, ठीक है। प्रोवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज को जानने के लिए पहले आपको इमिशन और रिफ्लेक्शन में अंतर समझना पड़ेगा। इसमें बच्चा को दिक्कत होता है, तो पहले आप इमिशन और रिफ्लेक्शन में अंतर समझिएगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है ना कि जो आया वही टकरा करके गया, समझ में आ रहा है।
और इमिशन का मतलब क्या है कि इससे निकल रहा, बॉडी से निकल रहा। जैसे कि एक बॉडी है, रिफ्लेक्शन का मतलब वो कुछ आया और टकरा करके गया। अरे बोलो यार। और रेडिएशन का मतलब, रेडिएशन छोड़ दो, पहले इमिशन बोलते हैं। इमिशन का मतलब इसी से इमिट हो रहा। दोनों में अंतर पता चला, समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि मून जो है वो आपको चमकता हुआ दिखता है, तो उससे इमिशन नहीं हो रहा है, उससे रिफ्लेक्शन हो रहा है कि सन का लाइट दिया, टकरा करके आपके पास आया। अरे बोलो यार, चांद वाला में ऐसे भी आदमी को कुछ अलग फीलिंग आता है ना। तो वो जो है वो क्या है, रिफ्लेक्शन है। और सन से जो लाइट निकल रहा है वो क्या है, इमिशन। वो उसका खुद का है। समझ आ रहा है कि नहीं? फिर इस पर और क्लियर करेंगे आगे जब पढ़ाएंगे आपको। ये वाला क्या कहता है उसको, किरचॉफ वाला लॉ पढ़ाएंगे ना इसमें, तो उसमें और क्लियर करेंगे। अभी इतना ही से काम चल जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है कि जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो रिफ्लेक्शन के बारे में बात नहीं है। किसके बारे में बात है? इमिशन के बारे में बात है। ठीक है, तो प्रोभोस्ट ओवरऑल क्या कहते हैं ये हम तुमको समझाते हैं, बाकी थ्योरेटिकली लिखा हुआ उसको पढ़ देंगे। प्रोभोस्ट ये कहते हैं ना कि किसी बॉडी का टेम्परेचर अगर 0 केल्विन नहीं, किसी बॉडी का टेम्परेचर अगर 0 केल्विन नहीं है, कोई दूसरा टेम्परेचर है, तो ये हीट एनर्जी को इमिट करेगा। बात समझ में आए? 10 डिग्री हो, 5 डिग्री हो सेल्सियस में, या 10 केल्विन हो, 5 केल्विन हो, 200 केल्विन हो, समझ में आया कि नहीं? 0 केल्विन को छोड़ करके हर टेम्परेचर पर बॉडी हीट एनर्जी इमिट करता है। समझ में आया? और एक बॉडी है जो कि हीट एनर्जी इमिट कर रहा है, दूसरा बॉडी भी है जो कि हीट एनर्जी इमिट कर रहा है। इसका मतलब ये सब क्या है, एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहा है हीट एनर्जी के थ्रू। अरे बोलो यार। और बाकी जो ये बोले हैं वो एक कॉमन सेंस का चीज है। लेकिन उसके पहले एक चीज और हम बताएंगे। इस बॉडी का टेम्परेचर मान लो कि 10 डिग्री सेल्सियस है और एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो प्रोभोस्ट के हिसाब से क्या है कि ये अपने टेम्परेचर के हिसाब से इमिट कंटिन्यूअसली करते रहेगा, और दूसरे टेम्परेचर के हिसाब से, मतलब दूसरे के टेम्परेचर के हिसाब से, मतलब एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के हिसाब से ये कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब भी करते रहेगा। माने दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलते रहता है। अब यह है कि अगर इसका टेम्परेचर कम है और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज्यादा है, तो ये इमिट कम करेगा, एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा, लेकिन होते रहेगा दोनों चीज। इसी में थ्योरेटिकली आपको फंसा ले सकता है, तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। इमिशन जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। टेम्परेचर इसका ज्यादा है, टेम्परेचर इसका कम है, उससे कोई मतलब नहीं है। 0 केल्विन को छोड़कर ठीक है, समझा रहा है? किसी भी टेम्परेचर पर ये इमिट कंटिन्यू करेगा और एटमॉस्फेयर के कारण कंटिन्यू एब्जॉर्ब करेगा। ये अलग बात है कि इसका टेम्परेचर कम रहेगा तो ये इमिट कम करेगा, एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा। तो नेट एब्जॉर्प्शन हुआ, नेट एब्जॉर्प्शन हुआ। इमिशन अभी भी हो ही रहा है, बात समझ में आ रहा है? तो नेट एब्जॉर्प्शन, नेट इमिशन ये बोल सकते हो तुम। लेकिन अगर टेम्परेचर बॉडी का एटमॉस्फेयर से कम भी है, फिर भी ये इमिट करबे करेगा। ये बात समझ में आ रहा है ना? बच्चों को क्या लगता है कि इसका टेम्परेचर कम है और यहाँ का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, कि केवल क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ऐसा नहीं, नेट एब्जॉर्ब करेगा। अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा है, बाहर का टेम्परेचर क्या है, कम है, तो ये नेट इमिट करेगा, लेकिन एब्जॉर्प्शन उस समय भी चल रहा है। बात समझ में आ रहा होगा तुमको? तो पहले यहीं पर तुम देखो, तो अगर इमिशन ज्यादा होगा एब्जॉर्प्शन से, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। इसमें कुछ रटना नहीं, ये कॉमन सेंस सोचते ना। इमिशन कम है, एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा। बोलो जी। और इमिशन जितना हो रहा है उतना ही अगर एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। या ये कोई थर्मल इक्विलिब्रियम में है सराउंडिंग के साथ। बोलो, कितना देर में बस केवल एक ही चीज हमको बताना है।
दो चीज, एक तो रिफ्लेक्शन और इमिशन में अंतर बताना था, अब बाकी यही बताना था कि बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा रहे चाहे कम रहे, वो दोनों प्रोसेस में हिस्सा लिए हुए रहता है, इमिशन में भी और एब्जॉर्प्शन में भी। ज्यादा टेम्परेचर तो ज्यादा इमिट करेगा, वो कम एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन एब्जॉर्प्शन होगा क्योंकि क्वेश्चन सेट करेगा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, एक एग्जांपल दे रहे हैं, और बॉडी का टेम्परेचर है 200 डिग्री सेल्सियस, और समझ आ रहा है कि नहीं, और ऑप्शन सेट करेगा ये केवल एब्जॉर्ब कर रहा है, ये केवल इमिट कर रहा है, समझ आ रहा है, हीट एनर्जी बोथ ना क्या होगा, बोथ। ये नहीं समझना कि हाई टेम्परेचर है तो केवल इमिट करेगा, बस उतना ही इसका मीनिंग है, बाकी तो खाली पढ़ दो इसको। तो यही बोल रहा है कि एवरीबॉडी इमिट्स हीट रेडिएशन एट ऑल फाइनाइट टेम्परेचर एक्सेप्ट 0 केल्विन, ठीक है। और ये इस स्टेटमेंट को समझिएगा, मेन यही है इसमें जहां फंस सकते हैं, एज वेल एज इट एब्जॉर्ब्स रेडिएशन फ्रॉम द सराउंडिंग्स। समझ में आया, बोल चुके हैं ये बात। इसको लिख इसलिए दिए ना कि अगर नहीं लिखते तो जो भी बोले उतना बोल करके आगे बढ़ते तो बात रिवीजन करने में दिक्कत होता है, इसलिए हम ये करते हैं। फिर क्या दिया हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ एनर्जी एक्सचेंज अलोंग वेरियस बॉडीज टेक्स प्लेस वाया रेडिएशन, माने रेडिएशन के थ्रू होता है। अरे हीट एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है लेकिन वो रेडिएशन के थ्रू हो रहा है, कंडक्शन के थ्रू नहीं हो रहा है, बोलो यार। फिर कंडक्शन में क्या होता है बताओ, तो कंडक्शन में हायर टेम्परेचर वाला से लोअर टेम्परेचर वाला तरफ जाता है हीट एनर्जी, लोअर वाला से हायर वाला तरफ नहीं आता, लेकिन रेडिएशन में समझ में आ रहा है कि दोनों होता है, ये ध्यान रखिए। फिर क्या बोल रहा है कि द प्रोसेस ऑफ हीट एनर्जी एक्सचेंज अमंग वेरियस बॉडीज इज ए, क्या दिया हुआ है देखो तो, ये कंटीन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि पहले हम देंगे एनर्जी फिर तुम दो, फिर हम देंगे फिर तुम दो, ऐसा नहीं है, तुम दो चाहे नहीं, कंटीन्यूअसली हमारा प्यार बिखरते रहेगा, ऐसे उधरों से मिलते रहता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये कंटीन्यूअस प्रोसेस है जी। इवन जब दोनों का टेम्परेचर बराबर भी हो जाएगा, माने सराउंडिंग का और बॉडी का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, तो अब तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा बॉडी का, इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर इमिशन नहीं हो रहा, अभी भी इमिशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, बस इक्वल रेट से हो रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है लेकिन डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, थोड़ा सा सुन लो, हालांकि कहीं ना कहीं बोले ही होंगे। इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है, एक होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ ना कि इक्विलिब्रियम आ गया उसके बाद वो घटना बंद हो गया, तो ये भी है जो कि इक्विलिब्रियम है लेकिन अब रुक गया जो घटना हो रहा, तो जो घटना इक्विलिब्रियम किया ना जी वो रुक गया। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि ऊपर से आपको लगेगा कि वो चीज बदल नहीं रहा, लेकिन अंदर अंदर वो टूट भी रहा है, बन भी रहा है, ये सिचुएशन। तो ये समझ में आया कि अगर तुमसे पूछ देगा कि कोई भी बॉडी किसी टेम्परेचर पर है, ठीक है, सराउंडिंग का भी टेम्परेचर मान लो कि बराबर है, तो उसका टेम्परेचर तो चेंज नहीं होगा, मतलब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम में आ गया, थर्मल इक्विलिब्रियम में, लेकिन वो थर्मल इक्विलिब्रियम डायनेमिक है कि स्टैटिक है? डायनेमिक। अरे रटना नहीं है, डायनेमिक का मतलब होता है चलना वाला, स्टैटिक का मतलब होता है रुकना, तो वो चलने वाला इक्विलिब्रियम है, माने 50 रुपया हम दिए 50 रुपया तुम दिया, 50 रुपया हम दिए 50 रुपया तुम दिया, तो अभी भी हमारे पास जो पैसा वो कांस्टेंट ही रहेगा, बोलो यार, समझ आ रहा है कि नहीं। ये क्या हुआ कि जो पैसा देना होना था उसके बाद फिर क्या हो गया कि अब कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तब भी चेंज नहीं होगा, लेकिन अंतर समझ में आया ना। केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है, जो वो डायनेमिक होता है कि स्टैटिक होता है, वो भी डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है, कंसंट्रेशन चेंज होता हुआ आपको नहीं दिखेगा, लेकिन समझ आ रहा, प्रोडक्ट कंटिन्यूअसली बन रहा है, अब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी कंटिन्यूअसली हो रहा है, बोलो यार, इक्विलिब्रियम पर दोनों बराबर रहता है रेट, तो क्या होता है कि कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है, कोई दिक्कत लग रहा है, तो ये चीज आप समझिएगा, ओके। तो यहां पर अगर पूछ देगा आपको कि थर्मल इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग ये डायनेमिक है कि स्टैटिक है, डायनेमिक का मतलब समझ में आया ना जी। डायनेमिक पर्सनालिटी किसी का रहता है, जो हमारा भी होगा, वीडियो बन जाए, ठीक है, सब कुछ आकर के वीडियो पर ही रुक गया, किसी का सेंस समझना, जो बोलता है किसी का, कोई भी लड़का का या लड़की का बोलता है ना आदमी की डायनेमिक पर्सनालिटी, इसका क्या मतलब होता है,
डायनेमिक का मतलब क्या है? सिंपल डायनेमिक का क्या मतलब है? कुछ मोशन टाइप का जब बोलता है ना आदमी कि उसका डायनेमिक पर्सनालिटी किसी का, इसका मतलब होता है कि उसको देख करके कुछ मोशन हो जाता है अंदर, समझ रहे? ये सेंस में वो बोलता है कि मतलब देख करके ना कुछ हलचल पैदा हो गया, इसी सेंस में बोलता है। मीनिंग समझिएगा तो सबका तो मजा आएगा। खैर छोड़िए, बाकी ये यही बोल रहा है कि 0 केल्विन पर हीट एनर्जी रेडिएशन क्या होता है? बंद हो जाता है। बोलो यार, कोई बॉडी 0 केल्विन पर है तो रेडिएशन बंद कर देगा, सॉरी इमिशन बंद कर देगा, लेकिन एब्जॉर्प्शन करेगा कि नहीं करेगा? एब्जॉर्प्शन करेगा। बोलो यार, यही एकमात्र केस है जिसमें केवल एक प्रोसेस होगा। कौन? एब्जॉर्प्शन। समझ लो, ऐसे एब्जॉर्प्शन और इमिशन दोनों साथ चलते रहता है। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? फिर इसको देखो क्या लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिटेड इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। ये यही बोल रहा है कि जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो वो ज्यादा इमिट करेगा। यही ना बात बोले थे, जो बोले थे वही लैंग्वेज में लिखा हुआ था। The rate of emission of thermal radiation depends only upon the temperature of body and the nature of the surface। ये क्या बोल रहा है ना कि जो रेडिएशन होता है ना वो टेम्परेचर पर तो डिपेंड करेगा, ज्यादा टेम्परेचर तो ज्यादा रेडिएशन। आगे हम लोग इसका पढ़ेंगे जी, न्यूमेरिकल वर्जन, अभी थ्योरेटिकल वर्जन। बाकी ये बोल रहा है कि टेम्परेचर पर तो डिपेंड करता है, बॉडी के सरफेस पर भी डिपेंड करता है। समझ आ रहा है कि नहीं? अलग अलग सरफेस के लिए अलग अलग होता है, तो आगे हम लोग देख लेंगे। बाकी ये बता ही चुके हैं आपको, तो इसमें कुछ याद करने लायक नहीं, लेकिन एक बार गुजरा हुआ रहना चाहिए आंख से, तो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो कुछ चीज ऐसे डिफाइन कर दिया गया है, तो तुम सुन लो। मान लो कि तुमसे छोटा सा न्यूमेरिकल पूछ देगा तो पुट करके बना दो। बोलो यार, तो एक डिफाइन किया गया है, छोड़ो इसको, पहले छोड़ो, पहले इसे सुन लो। दो ढंग का डिफाइन किया गया है। एक डिफाइन किया गया है ना कि इस बॉडी से इस पार्टिकुलर वेवलेंथ का एनर्जी रेडिएट होगा। अरे बोलो यार, तो मतलब ऐसा तुम समझो कि कोई बॉडी है तो इससे ऐसा हो सकता है कि λ1 वेवलेंथ का हीट एनर्जी ज्यादा निकलेगा, λ2 वाला हो सकता है कम निकलेगा, λ3 वाला जो कि ज्यादा निकलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और दूसरा बॉडी में हो सकता है कि जो इससे कम निकल रहा हो सकता है कि उससे ज्यादा निकले। अरे बोलो यार, तो एक बार हम लोग पढ़ेंगे कौन वाला क्षमता, तो पार्टिकुलर वेवलेंथ निकालने का क्षमता या एब्जॉर्ब करने का क्षमता। बोलो जी। और एक क्या पढ़ेंगे कि टोटल कितना एनर्जी ये इमिट करता है। ऐसे समझना कि मान लो कि हमारे पास 1 रुपया का सिक्का है, 2 रुपया का सिक्का है, नहीं 1 रुपया का सिक्का है, 2 रुपया का सिक्का है, 5 रुपया का सिक्का है, 10 रुपया का सिक्का है। ऐसा तुम समझना। तो एक क्या हो गया कि हमें 2 रुपया वाला सिक्का फेंकने का क्षमता कितना है, समझ में आ रहा है कि नहीं? और एक क्या हो गया कि टोटल पैसा फेंकने का क्षमता कितना है। तो जब दो बॉडी को तुम लोगे ना तो हो सकता है कि उसके रिस्पेक्ट में हम टोटल एनर्जी माने हर वेवलेंथ का एनर्जी, हर वेवलेंथ का निकलेगा ना जी, तो हर वेवलेंथ से जो एनर्जी निकलेगा उसको तुम जोड़ दो, तो हो सकता है कि उसमें हम दूसरा से लीड कर जाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ के बारे में अगर तुम सोचो तो हो सकता है कि हम दूसरा से कम उस पार्टिकुलर वेवलेंथ को निकाल रहे होंगे। समझ में आया? मतलब जो इमिट करने का क्षमता जो होता है ना वो टोटल जिसका ज्यादा होगा, तो कोई जरूरी नहीं है कि किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ को भी वो ज्यादा ही निकाल रहा होगा। ये बात समझ में आया? क्योंकि जनरली यही होता है कि इस बॉडी का हीट एनर्जी रेडिएट करने का क्षमता ज्यादा है, तो बच्चा क्या समझ जाता है कि इसका मतलब हर वेवलेंथ से ज्यादा एनर्जी निकालेगा, ऐसा नहीं। बोलो यार। तो ये आपको समझ जाना है जी कि मोनोक्रोमेटिक मतलब समझ में आ रहा है ना, एक तरह का नाम ही है मोनोक्रोमेटिक। मोनो में सिंगल, क्रोमेटिक मतलब कलर का। देखो बात बता रहे हैं, तो सिंगल वेवलेंथ का या सिंगल कलर का जो हीट एनर्जी निकलेगा, मोनोक्रोमेटिक का मतलब एक पार्टिकुलर वेवलेंथ के बारे में बात किया जाता है, तो पार्टिकुलर वेवलेंथ के थ्रू एनर्जी निकालना और टोटल वेवलेंथ के थ्रू एनर्जी निकालना, ये दोनों अलग होता है। समझ आ रहा है? ये ध्यान रखें। सब बॉडी, ये बॉडी तो ये भी क्या होगा कि हर वेवलेंथ से एनर्जी निकाल रहा होगा,
एक दूसरा बॉडी है वो भी है जो कि हर वेवलेंथ से एनर्जी निकाल रहा होगा, लेकिन हो सकता है कि ये वाला किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ पर ज्यादा एनर्जी निकालता होगा, ये किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ पर हाँ कम एनर्जी निकालता होगा उस पार्टिकुलर वेवलेंथ पर, ये दूसरे पर है जो कि ज्यादा एनर्जी निकालता होगा, जिसका टोटल एनर्जी निकालने से कोई मतलब नहीं। अभी भी बात पहुंचा पाए कि नहीं पहुंचा पाए? ओवरऑल यही है कि जिसका मोनोक्रोमैटिक इमिशन का पावर ज्यादा होगा, तुम गारंटी नहीं ले सकते हो कि उसका टोटल का भी ज्यादा ही होगा। बात समझ में आ गया? बोलो जी। तो बस ऐसे ही है, डिफाइन कर दिया गया है कि मोनोक्रोमैटिक इमिटेंस या स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। तो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर कैसे डिफाइन किया गया है कि जितना एनर्जी इमिट करेगा, इमिसिव का मतलब इमिट वाला से सेंस लेंगे, एब्जॉर्प्शन का मतलब एब्जॉर्ब से सेंस लेंगे, तो जितना एनर्जी वो इमिट कर रहा है पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, समझा, पर यूनिट वेवलेंथ, बोलो यार। बाकी यहाँ थ्योरी लिखा हुआ ही, और ये वाला क्या हो गया, तो टोटल जो निकालेगा वो वाला, तो टोटल कैसे निकलेगा, तो जो पार्टिकुलर वेवलेंथ से निकलेगा उसी के हिसाब से इंटीग्रेट करके किया जाता है। हम फर्स्ट लेवल में इसलिए इसको नहीं चर्चा कर रहे हैं, समझ रहा है, एडवांस वगैरह में सब दिखाया जा सकता है ग्राफ से भी कि कैसे कैसे ये वाला आता है, जोड़ जोड़ करके इंटीग्रेट करता है। ये है क्या, ये है कि इस वेवलेंथ से इतना एनर्जी इमिट हो रहा है, इस वेवलेंथ से इतना हो रहा है, तो वही सब वेवलेंथ से जोड़ कर करके कंटीन्यूअस समेशन को ही इंटीग्रेशन बोला जाता है, तो ये आ जाता है। आपको सीधे याद रख लेना है, समझ में आ रहा है? आपको क्वेश्चन पूछेगा कि इससे कम चांस है पूछने का, क्योंकि लेवल 1 में इतना इंटीग्रेट करवाएगा नहीं, इससे पूछने का चांस है, तो सब डाटा दे ले रहेगा, फॉर्मूला याद है तो मार देना, समझ आ रहा है? इसको कोई ऐसे भी याद रख सकता है जी, ई लैम्डा, तो अच्छा एनर्जी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, ये क्या कहलाता है, इंटेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट टाइम पावर कहलाता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इंटेंसिटी। तो कोई इसको ऐसे भी याद रख सकता है कि ई लैम्डा क्या है, तो इमिटेड इंटेंसिटी पर यूनिट वेवलेंथ। हो सकता है किसी दिन डिफिनेशन ऐसा कर दे, तो तुम याद इसको ऐसा कर लोगे, समझ में आ जाएगा जी। इमिटेड एनर्जी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वेवलेंथ, इसको कैसे कैसे लोग बोल सकता है, इमिटेड इंटेंसिटी, तो ये वाला तो इंटेंसिटी में आ गया, पर यूनिट वेवलेंथ। और कैसे बोल सकता है, इमिटेड पावर पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वेवलेंथ, बोलो जी। तो वो थ्योरेटिकली बदल के भी फंसा सकता है, या डाटा देगा तो बना लो। ये सब क्वेश्चन में क्या है ना, आपको फॉर्मूला याद है, दिया कोड करके बना दिया, कोई कंसेप्ट नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं? तो दिखाना इसलिए जरूरी होता है, बाकी टोटल तो इंटीग्रेट करके तो होता है, ठीक है? बोलो यार, फिर से एक बार हम बोल रहे हैं, किसी का मोनोक्रोमैटिक इमिटेंस जो होगा, ठीक है, माने किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ को वो इमिट करेगा ज्यादा से, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल वही इमिट कर रहा है, वो सब तरह के वेवलेंथ को इमिट कर रहा है। देखो इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी होता है, माने हर वेवलेंथ को इमिट कर रहा है। और बोलो यार, यस सर, समझ आ रहा है कि नहीं, किसी पार्टिकुलर से ज्यादा कर रहा है, बोलो। तो ये समझ में आया ना कि ये ज्यादा होगा तो कोई जरूरी नहीं कि उसका ही ज्यादा ही होगा, या ये ज्यादा होगा तो कोई जरूरी नहीं है कि ये ज्यादा ही होगा, बोलो जी। चलो, और जो यहाँ पर इमिशन के लिए पढ़े वही वाला यहाँ पर एब्जॉर्प्शन के लिए, अरे राम रे राम, ये एब्जॉर्प्शन के लिए तो कुछ बताने का जरूरत नहीं कि कोई बॉडी है जो कि ज्यादा किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है, दूसरे वेवलेंथ को कम एब्जॉर्ब करेगा, और कोई दूसरा बॉडी है जो दूसरे वेवलेंथ को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, समझ आ रहा है कि नहीं, पहले वेवलेंथ को कम एब्जॉर्ब करेगा। तो जो यहाँ इमिशन के लिए बताया गया वही यहाँ पर एब्जॉर्प्शन के लिए बताया। थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है कि क्या क्या बोल रहे हैं, बस एक बार खाली बोल दे रहे, तो आपको बात समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब ये वाला समझिएगा ये क्या है, ओवरऑल आपको ये रिजल्ट याद रख लेना आता है, हर एक बार बोल दिया था। एक डिफाइन किया गया है इमिसिविटी, क्या डिफाइन किया गया है, इमिसिविटी, आपको इसी का यूज होगा जनरली। तो इमिसिविटी क्या है जी, तो जो टोटल इमिसिव पावर है ना बॉडी का, अरे इमिसिविटी क्या है, तो टोटल इमिसिव पावर ऑफ बॉडी बाय टोटल इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, माने किसी को ब्लैक बॉडी को रेफरेंस मान लिया गया है, तो उसके रिस्पेक्ट में हम
इसको पहले फिजिकली फील करवाते हैं, तब आपको बात समझ में आएगा। देखो इसको तुम ऐसे बोल सकते हो कि यह एक तरह से क्या है, तो फ्रैक्शन है। नहीं समझे क्या मतलब? रिफ्लेक्शन, तो जितना लाइट आएगा तो 100% को भी रिफ्लेक्ट कर सकता है, लेकिन बहुत सारा क्या है कि 100% को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, 48% को रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये बोलना क्या चाह रहा है कि अगर ब्लैक बॉडी माना जाता है ना किसी को, वो ब्लैक बॉडी को आगे चर्चा करें, हमारी तरफ फिर देख रहे हो, किसी ब्लैक बॉडी का मतलब, ब्लैक बॉडी का मतलब होता है ना कि जो गिरा लाइट एकदम 100% वो एब्जॉर्ब हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? और बाद में आपको पता चलेगा कि वो 100% माने रेडिएट भी करता है, आगे आपको पता चलेगा। तो यही बात है कि ब्लैक बॉडी को मान लो कि आइडियल कंडीशन मान लिया, तो किसी बॉडी का इमिट करने का क्षमता कितना है टोटल, बाई ब्लैक बॉडी का इमिट करने का क्षमता कितना है, पता नहीं, पता चल रहा है कि नहीं? ये नहीं समझ में आ रहा है आपको कि इमिसिविटी एक तरह से फ्रैक्शन टाइप का है। टोटल इतना इमिट कर सकता था या एब्जॉर्ब कर सकता था, और ये वाला है कि ये बॉडी इतना इमिट और एब्जॉर्ब कर सकता है। अरे बोलो यार, तो यहाँ ई के टर्म में बताया गया है, उसको एब्जॉर्प्शन के भी टर्म में बताया जा सकता है। तो ये समझ में आ रहा होगा कि एक तरह से टोटल हो गया, ये वाला हो गया जो बॉडी कर रहा, नहीं समझ में आ रहा है? फ्रैक्शन टाइप का हुआ कि नहीं हुआ? तो किसी भी नॉर्मल बॉडी के लिए फ्रैक्शन क्या होगा, 0-1 के बीच में होगा, और ब्लैक बॉडी होगा, इसका मतलब क्या हो गया, तो मैक्सिमम ना वो हो गया जी, तो ई का वैल्यू 1 हो गया। हाईली पॉलिश्ड का क्या मतलब हो गया, उस पर आया कोई चीज तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, सब चलिए गया। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन और इमिशन का बात हो रहा है, रिफ्लेक्शन का नहीं। बात समझिएगा, हाईली पॉलिश्ड बॉडी तो उसका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट देखिएगा तो 1 होगा। रिफ्लेक्शन माने आया और 100% रिफ्लेक्ट हो गया। अरे बोलो जी, उसका इमिसिविटी या इमिट करने का क्षमता 0। ये क्यों ऐसा होता है आगे आपको पता चलेगा। आगे ये पता चलता है कि जो जितना एब्जॉर्ब करता है उतना ही ज्यादा रेडिएट करता है, वो आगे पता चलेगा। बहुत कुछ हो गया क्या, कुछ नहीं, ये समझ आया। हाईली पॉलिश का मतलब पूरा चिकना कर दिया गया, तो जो भी उस पर आएगा तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो उसको इमिशन नहीं बोले। समझ में आ रहा है? तो ये समझिएगा कि हाईली पॉलिश बॉडी है तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट बोलेगा तो 1 होगा, लेकिन इमिशन और एब्जॉर्प्शन का कोई चीज होगा तो 0 होगा। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा होगा। अब ब्लैक बॉडी का मतलब क्या हुआ कि वो एकदम जो आएगा पूरा को एब्जॉर्ब करेगा, तो बाद में आपको पता चलेगा कि जो जितना जो एब्जॉर्ब करता है उतना ही इमिट करता है, तो वो निकालता भी है उतना ही जाती है। ये आप रख लेंगे, खाली ब्लैक बॉडी के लिए इमिसिविटी 1 होता है, और हाईली बॉडी के लिए क्या होगा 0 होगा, और नॉर्मल बॉडी के लिए 0-1 के बीच में होगा। लेकिन इस टाइप से समझोगे कि कोलिजन नहीं होता है, तो परफेक्टली इनइलास्टिक है, तो ई का वैल्यू 0, इलास्टिक है या परफेक्टली इलास्टिक है तो ई का वैल्यू 1, बाकी जनरल केस में 0-1 के बीच में होता है। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? यहाँ पर बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है जी कि ब्लैक बॉडी तो इमिशन के सेंस में बोल रहे हो तो एब्जॉर्प्शन के सेंस में होता, तो आगे आप पढ़िएगा। ब्लैक बॉडी से पहला फीलिंग इमिशन वाला नहीं आना चाहिए, पहला फील तो आना चाहिए एब्जॉर्प्शन वाला ही। समझा? तो 100% एब्जॉर्ब कर लिया, तो बाद में तुम पढ़ोगे तो वही 100% इमिट कर सकता है। उस का कहानी चलता है आगे। अब पता नहीं इसमें कुछ पढ़ाना नहीं है, हम पढ़ाने का प्रयास किए, बात पहुंच गया। ओके।